मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है आप तक? बहुत बढ़िया। तो अब सेटल हो जाओ जल्दी जल्दी। आगे आ जाओ बालक, क्यों पीछे खड़े हो? आ जाओ आगे, खाली है जगह, आ जाओ। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लीज़ आ जाओ आगे, बैठ जाओ जगह पे। कॉपी निकाल लो जल्दी से, फ़ोन सारे बैग के अंदर डाल दो। क्या ज़रूरत है फ़ोन की? डालो जल्दी बैग में। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। आज का टॉपिक क्या है हमारा? करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में रेजिस्टेंस, उनके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ा बहुत हमने पावर और एनर्जी कंज्यूम यहाँ तक की बातें कर ली थी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। वंस इट विल कंप्लीट, हम लोग यहाँ से किरचॉफ्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद आपका क्या काम होगा? देन हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर को एक एक करके डील करेंगे। ठीक है? तो बेटा बुक बंद करो। यहाँ कंसंट्रेट करते हैं बेटा। क्लास में मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, रियल में नहीं समझ आता कि या तो आप क्लास में आओ ही मत, तो बिना मतलब आके इस तरीके का एटीट्यूड दिखाने का फिर कोई मीनिंग नहीं बनता है ना। मतलब इसको बोलते हैं इनडिसिप्लिन, और जो बंदा इनडिसिप्लिन होगा वो लाइफ में मुझे नहीं लगता ही कभी सक्सेसफुल हो सकता है ना। तो अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो एक डिसिप्लिन तो फॉलो करना पड़ेगा ना। ठीक है? तो हम लोग जल्दी से अब पढ़ना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से, जो मैंने अभी आपको बोला। कहाँ से स्टार्ट करना है हम लोगों को? हम लोग को स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, जिसे आप बोलोगे सेल। बैटरी हम लोग जानते हैं ना, हम लोग यहाँ पे एक तरीके से बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। अगर मैं सेल के बारे में आपसे बात करना चाहूँ तो पहला पॉइंट ये बोलूँगा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? क्या करता है ये? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को आप कैथोड बोलते हो, दूसरे को क्या बोलते हो? एनोड बोलते हो। इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लिखना चाहें, और ऐसी सर्किट में लिखना चाहें जहां पे हमारा सर्किट ओपन हो, मींस ओपन सर्किट की हम बात कर रहे हैं, करंट का फ्लो अभी नहीं हो रहा है, तो वैसे केस में उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे आप क्या कहते हो? ईएमएफ के नाम से जानते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हो। तो दोनों पॉइंट्स मैंने बताया आपको। पहला क्या बताया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, ये करता क्या है? ये केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ओपन सर्किट की बात करेंगे, और ओपन सर्किट में इलेक्ट्रोड जो हमारे दो हैं, कैथोड एंड एनोड, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को आप क्या बोलोगे? ईएमएफ बोलोगे। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, और वहीं पे मैं आपको तीन डिफरेंट कंडीशंस में यहाँ कैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो। पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का मतलब यहाँ पे हुआ, हम बात कर रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज की। तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में क्या फर्क है ये मैं अभी डायग्राम से बताता हूँ आपको, जिससे और क्लियरिटी आएगी। ठीक है ना? तो बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहला मैं इसका अरेंजमेंट बना रहा हूँ। यहाँ देखो एक रेजिस्टेंस बनाई है, फिर एक हमने क्या किया है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लिया है, और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले लिया है। ठीक है? यहाँ पे ये जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस को आप इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हो। ये क्या होता है हमारे पास? हमारा ये होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। और आगे जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा? हमारी ये है हमारा ईएमएफ, जिसको आप यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करने वाले हो। किससे रिप्रेजेंट करोगे? ई से। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
सुन लेना, जनरली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो प्लीज जल्दी से बोर्ड पे ध्यान दे दो। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? ईएमएफ की। ईएमएफ के लिए हमने यहाँ पे ई यूज किया है, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, इन दोनों के बीच में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जिसको आप यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? VB माइनस VA से कर सकते हो क्या? और ये जो VB माइनस VA आप लिख रहे हो, इसको ही आप क्या कहते हो? दिस वन इज एक्चुअली कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। इसी को क्या नाम देते हो आप? टर्मिनल वोल्टेज का। थोड़ा सा जो है ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कुछ भारी भरकम सा हो रहा है यहाँ पे, बट मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको इसे बताना चाहता हूँ। नॉर्मल सोच के देखो कि घर में वाटर टैंक है, उसमें जो है नीचे से ग्राउंड लेवल से क्या करना है? वाटर को पहुंचा देना है। तो पहुंचाने के लिए क्या हम घर में पंप का यूज करते हैं? पंप क्या करता है? मोटर जो लगा होता है क्या करता है? पंप को स्टार्ट करता है और वो ग्राउंड लेवल से टॉप मोस्ट लेवल तक पानी को आसानी से पहुंचा देते हैं। लेकिन एक बात सोच के देखो, ये जो पाइप है, उस पाइप की क्लियरेंस बार बार करनी जरूरी होती है ना, एक रेगुलर इंटरवल पे हम उसको क्लियर करते रहते हैं ना। क्यों क्लियर करना पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर में कुछ ऐसे एल्गी जो है वो डिपॉजिट होते चले जाते हैं, जो कि वाटर के फ्लो को हिंडर करता है। आप अब इसको अपने सेल से रिलेट करके देखो। वहां आपने क्या किया? एक पंप लगाया और पंप ने क्या किया? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक एक एनर्जी सप्लाई की, जिससे हमारा वाटर आराम से मूव कर सके। वहां पे जो एल्गी था उसने क्या काम किया? इंटरनल रेजिस्टेंस का काम किया। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल। यहां जो है ना, यही चीज हो रही है बेटा। यहां हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें या किसी चार्ज की बात करें, हम बेसिकली पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को हम किस प्लेट से किस प्लेट तक लेकर जा रहे हैं? नेगेटिव प्लेट से कहां लेके जा रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट तक। लोअर एनर्जी से कहां लेके जा रहे हैं? हायर एनर्जी तक। हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जैसे ही हमने एनर्जी दी, अब एनर्जी देने के बाद हुआ क्या? यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है। जब हमारे केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो उनकी मोबिलिटी को हिंडर करेगा। वो हिंडर कौन करेगा? यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस करेगा, है ना। तो उस रेजिस्टेंस को, जो कि उनकी मोबिलिटी को हिंडर कर रहा है, उसको आप क्या कह रहे हो? इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हो। और वो प्रॉपर्ली करंट जितना वहां पे फ्लो करना चाहिए, या आप ऐसा बोलो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना चाहिए, वो नहीं होने देता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये एक्चुअल में इन दोनों प्लेट्स के बीच में लगा हुआ है, बट हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? इसको बाहर लगा के आपको दिखा देते हैं। क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही है? तो ये ईएमएफ होता क्या है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इससे आगे की बात करते हैं। यहाँ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये क्लियर हुआ क्या? टर्मिनल वोल्टेज है क्या बेटा? इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको आप क्या कहते हो? टर्मिनल वोल्टेज का नाम देते हो। यहाँ पे तीन अलग अलग कंडीशंस में हमें इसे डील करना पड़ता है। पहली जो इसकी डीलिंग होती है वो कहाँ होती है? हम जब चार्जिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। दूसरी कब होती है? जब हम डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। और थर्ड कब होती है? जब हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं। थर्ड कब करते हैं हम लोग बात इसकी? जब हम शॉर्ट सर्किट कर रहे होते हैं। तो ये तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमें इसे पढ़ने की नीड होती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से, फर्स्ट वाले से। हम लोग बात करते हैं पहले चार्जिंग की। आप सभी से एक छोटा सा पॉइंट है मेरा पूछने का। बताओ, चार्जिंग के केस में बैटरी करंट को सप्लाई, बैटरी जो है वो करंट को फ्लो करा रहा होता है, क्या आप बाहर से उसके अंदर करंट दे रहे होते हो? बाहर से दे रहे होते हो। तो यहाँ पे करंट जो है इस सेल के अंदर आई कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको मैं R मान रहा हूं, और यहाँ जो हमारा EMF है इसको क्या ले रहे हैं? E के इक्वल ले रहे हैं। अब आप बताओ मुझे बेटा, अगर मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूँ तो एक साइन कन्वेंशन फॉलो करते हुए लिख सकता हूँ। साइन कन्वेंशन के बारे में दो मैं पॉइंट्स यहाँ पे ऐड बस कर दूं। आपको याद रखना क्या क्या होता है। मैं ऐसा करता हूँ ना, उसे एक स्लाइड ऐड करके बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी रहेगी। तो उसके बाद वापस इस स्लाइड पे हम लोग चले आएंगे। हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे किसकी? साइन कन्वेंशन की। तो तीन अलग अलग केसेस में हमको साइन कन्वेंशन पढ़ना होता है, जो कि आगे चल के आप किरचॉफ्स लॉ में भी यूज करते हो, ठीक है ना। पहला होता है हमारे रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ। फर्स्ट किससे जुड़ा हुआ है? रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस के केस में क्या है, मान लो कि ये रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है
और यहाँ पे करंट का फ्लो ये आई हो रहा है हमारा। ये पॉइंट क्या है हमारा A, और सामने जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, B मान रहे हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने R ले रखा है। तो अगर आप A से B की तरफ पोटेंशियल लिखते हुए जाते हो, करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। और A और B पॉइंट के अगर मैं पोटेंशियल को लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा, VA माइनस IR इज इक्वल टू VB। हम VA से चले, हमने इस IR के इस R के कारण कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप कराया और फाइनली कहाँ पहुंच गए, B पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, अब यहीं पे अगर ये चीज उल्टी हो जाती, जस्ट रिवर्स हो जाती, मैं A से B की तरफ नहीं जाता, मैं कहाँ आता बेटा, B से A की तरफ आता, तो मैं यहाँ क्या लिखता, VB। और इस बार हमारे करंट का डायरेक्शन और हमारे पोटेंशियल लिखने का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स है क्या। तो ऐसे केस में हम मानते हैं कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वहां पे वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस बार अगर आप ऐड करोगे तो क्या इसे प्लस IR लिखोगे और VB प्लस IR इज इक्वल टू VA हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो रही हैं बच्चों? एक बार आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आपने पोटेंशियल का ड्रॉप कराया, आप करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे थे। दूसरी बार आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आए, इस बार आपने क्या किया, उसी R के कारण पोटेंशियल को इंक्रीज करके लिखा। और खास बात देखो, दोनों जगह पर, दोनों जगह से अगर आप यहाँ पे VA माइनस VB निकालते हो तो क्या आपके पास IR की ही वैल्यू आ रही है। तो हमारे लिखने के तरीके को बदलने से एक्चुअल आंसर चेंज नहीं होता, बट हमेशा कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान लो माइनस IR लिख देते तो सारा आंसर गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता ना। दैट्स वाई हमें कन्वेंशन जरूर फॉलो करना चाहिए। यहाँ से दूसरे कन्वेंशन की तरफ आते हैं। सेकेंड है हमारे पास जो कि EMF से जुड़ा हुआ ही है। हम इस बार बात कर रहे हैं बच्चों बैटरी की। ये हमारे पास एक मान लो बैटरी दी हुई है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है, और यहाँ पे EMF मुझे E दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता हूँ, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ पोटेंशियल लिखता हुआ जाता हूँ, तो मुझे वैल्यू ऐड करके लिखनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे प्लस E कोट करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर मैं उल्टा आता हूँ, B से किधर आ रहा हूँ बेटा, A की तरफ आ रहा हूँ, तो ऐसे केस में मुझे जो है पोटेंशियल इसके कारण माइनस करके लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वो वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे लिखना होता तो मैं क्या लिखता, VA प्लस E इज इक्वल टू VB, अगर मैं लेफ्ट से राइट गया हूं तो। और अगर यहीं पे बच्चों प्लीज लेट आ रहे हो, फिर उसके बाद बात करके दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। हम अब यहाँ पे क्या आ रहे हैं, राइट से अगर लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो इस बार क्या होगा बेटा, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे VB, देन क्या लिखेंगे बेटा, माइनस ऑफ E, और इससे आंसर कहाँ पहुंचेगा हमारा, VA तक। तो हम लोग लिखेंगे VB माइनस E इज इक्वल टू VA। और फिर से आप देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या VB माइनस VA जो है आपका इस केस में E के बराबर दोनों केसेस में है, हाँ या ना। तो आंसर सेम है बेटा, बस कन्वेंशन क्या रखना है हमें, कन्वेंशन ये रखना है जो अभी मैंने आपको बताया। अगर हम बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम प्लस E यूज करेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक आ रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस E का यूज करेंगे। क्लियर है। थर्ड जो हमारा यहाँ पे पार्ट आता है, इसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। थर्ड क्या है हमारे सामने, कैपेसिटर। तो अगर हम अब कैपेसिटर की बात करें, मान लो एक कैपेसिटर हमने ले लिया है, यहाँ पे भी एक इसके पास प्लस Q साइड होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस Q का होगा क्या। मैं मान लेता हूँ इसका कैपेसिटेंस C है, और मैं यहाँ पे A पॉइंट और B पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, A से B की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे तो इसके कारण पोटेंशियल में ड्रॉप देखने को मिलेगा, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, VA माइनस Q बाई C इज इक्वल टू VB। और जस्ट इसका अगर उल्टा आते हो, नेगेटिव प्लेट से किधर आते हो, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो पोटेंशियल आपको बढ़ा के बतानी है। और इस बार आप लिखोगे बच्चों VB प्लस Q बाई C
इज इक्वल टू वी ए। तो ये तीन जो बहुत अच्छे वाले कन्वेंशंस हैं हमें दिमाग में रखने चाहिए। रीजन ये है कि किसी भी सर्किट में आपसे इन कन्वेंशन से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना ये तीन? हाँ ना तो बोल दो। आगे बढ़ते हैं यहां से। देन हम लोग यहाँ पे चार्जिंग की बात कर रहे थे। अब जब मैं चार्जिंग के बारे में बात करूंगा, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी मानूंगा, तो आप बताओ बच्चों, मैं अगर यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूं, मान लो ऐसे, मुझे चाहिए टर्मिनल वोल्टेज VB माइनस VA, तो आप B से A की तरफ भी आ सकते थे, कोई दिक्कत थी नहीं। आप तो पिछले स्लाइड में देख चुके हो ना कि आप लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट आओ, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम A से B की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे VA। देन बताओ, करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है और हम कैसे जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। तो क्या इस रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल इंक्रीज करा के लिखूं मैं, प्लस IR लिखूं मैं? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस IR। देखो बैटरी क्या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दिखाई दे रही है मुझे, तो क्या मैं इसके लिए प्लस E यूज कर लूं? और फाइनली हम पहुंच कहाँ रहे हैं? B पे। उसको क्या लिख दिया हमने? VB लिख दिया। रीअरेंज कर लो बेटा, आपके पास आंसर आएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू E प्लस IR। कोई परेशानी है क्या बेटा? हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए ना बेटा। अभी कन्वेंशन आपने क्या लिया था यहाँ पे कि जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो तो E को क्या करते हो? प्लस साइन के साथ लेते हो, ठीक है ना? इसलिए हमने वहां पे प्लस साइन यूज किया है। क्या बेटा? नहीं बेटा, आप कैसे लिख रहे हो, आप किस तरीके से पोटेंशियल को लिख रहे हो, आप क्लॉकवाइज सेंस में लिख रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज में लिख रहे हो, ये आपके कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन से सिर्फ एक जगह फर्क पड़ता है, वो है रेजिस्टेंस में। इसके अलावा और कोई फर्क कहीं पे नहीं पड़ने वाला है। आगे आते हैं वापस। हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्चार्जिंग की। क्या बेटा? अच्छा, मैंने ये दोनों में VB लिख दिया। कोई नहीं बेटा, इसको तो ठीक किया जा सकता है। इसको नहीं ठीक कर सकते क्या? VB माइनस क्या है बेटा? VA इज इक्वल टू E प्लस IR। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, सेकेंड पार्ट की, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा? ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है। इस बार बैटरी क्या करंट को फ्लो करा रही होगी? से यस और नो। तो करंट का फ्लो क्या राइटवर्ड यहाँ पे दिखाई देना चाहिए? ये मेरे पास स्मॉल r है, ये क्या है हमारे पास? E है। मुझे अब दोबारा से क्या करना है? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। आगे आ जाओ बच्चों, जल्दी, पीछे नहीं, आगे बैठो इधर आके। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे बेटा? हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमारी ये बैटरी है, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे पोटेंशियल्स लिखने हैं। कैसे लिखोगे? ध्यान से देखते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। आप हेल्प करोगे क्या मेरी? इस बार थोड़ी हेल्प करो, आपकी भी आदत बनेगी बच्चों। यहाँ सबसे पहले लिखूंगा मैं VA, इसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? जल्दी बोलो। R है ना रेजिस्टेंस। करंट किधर जा रहा है हमारा? करंट जा रहा है राइटवर्ड। कितना करंट है? I है ना। और हम भी किधर मूव कर रहे हैं? राइटवर्ड ही मूव कर रहे हैं। क्या माइनस IR लिख दूं? तो ये हो गया हमारा माइनस IR। बैटरी जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है मुझे, प्लस E लिख दूंगा मैं। और आगे क्या लिखोगे आप? VB। आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा? VB माइनस VA इज इक्वल टू E माइनस IR। तो पहले चार्जिंग के केस में आपका जो टर्मिनल वोल्टेज था वो आपके EMF से बड़ा था। अभी जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो आपके EMF से छोटा है। तो हम लोग घर में जो बैटरी यूज करते हैं ना, वहाँ क्या होता है, धीरे धीरे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आप सोच के देखो, E माइनस IR की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी ना। E माइनस IR छोटा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे वो छोटा होता चला जाएगा एक ऐसी वैल्यू आएगी जब वो 0 हो जाएगा। तो जो हम बोलते हैं घर में जो हमने बैटरी यूज की है, हम लोग घड़ी चला रहे हैं मान लो उसी से, या कोई और कॉल बेल नहीं घर का बज रहा है, बहुत सारी तरह तरह की चीजें हैं जो कि उन बैटरी से रन कर रही हैं। बैटरी जैसे जैसे आपका कम होता जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब वो पूरी तरीके से क्या होगा? डिस्चार्ज होगा और काम करना बंद कर देगा।
क्लियर है? ये लास्ट पार्ट है बेटा शॉर्ट सर्किट का, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे VB माइनस ई देन प्लस IR इज इक्वल टू VA, रीअरेंज करोगे तो वही आंसर आएगा जो अभी आपके सामने आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं सेम अरेंजमेंट, बट इस बार हमने क्या किया, इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या होता है, आपने इसके दोनों टर्मिनल्स को एक दूसरे के साथ मिला दिया है ना। अब दोनों को मिलाने से फर्क क्या पड़ा, यहाँ पे ये E है और ये क्या है हमारे पास R है, तो क्या इस सर्किट में जो करंट फ्लो हुआ होगा, क्या मैं उसे I इज इक्वल टू E बाई R लिख सकता हूँ क्या? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R लिखा जा सकता है या नहीं, बोलो जल्दी। टोटल रेजिस्टेंस R और EMF क्या है आपका, E है। अब मैं यहाँ पे सर्किट में वैल्यूज लिखता हूँ, ये A है ये B है, और मैं मान लो क्लॉकवाइज सेंस में लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता VA, देन लिखता मैं माइनस ऑफ IR, देन मैं लिखता प्लस E, और इसके आगे लिखता VB, बट VB ही तो VA है ना, से यस और नो, VB ही तो VA भी है ना। अगर आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया ना कि हमारा VA और VB आपस में क्या है, बराबर है, से यस और नो। तो ये दोनों की तो जरूरत ही नहीं रही ना, रही क्या, आपके पास आंसर क्या आ गया, E माइनस IR इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? तो ऐसे केस में अगर कोई आपसे नेट पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, किसी भी सेल के अक्रॉस पूछ रहा है, 2-3 सेल लगा दिए होते और आपसे पूछता कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा 5-6 सेल लगाने के बाद, तो भी आंसर हम क्या बोलते हैं, हम सिंपल वे में आंसर को 0 कोट करते हैं। क्लियर है क्या? डन है? देखने में दिक्कत हो रही है? यहाँ आ जा बेटा, जल्दी निकल के आ जा, टाइम पास मत कर, जल्दी से। हाँ हाँ, तुझी को बोल रहा हूँ, आ जा जल्दी से। क्लियर है ये तीनों? ठीक है बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने बोला कि ये जो A पॉइंट है ये B से कनेक्टेड है ना, तो जो A का पोटेंशियल होगा क्या वही B का भी पोटेंशियल होगा? A और B का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे आप VB लिखो या VA लिखो, सेम है, तो VA से VA कैंसिल हो जाएगा, क्या E माइनस IR इज इक्वल टू 0 आएगा। मैंने बोला यहाँ सिर्फ एक सेल नहीं, आप 2 सेल लगा दो, 3 सेल लगा दो, 4 सेल लगा दो, जितने सेल लगाना है लगा दो। और अगर आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो इंडिविजुअल जितने भी सेल्स वहां पे आप लोगे, सबके अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। ये बात हमारे दिमाग में क्लियरली होनी चाहिए। क्लियर है? तो मैं यहाँ से अब बच्चों आप सभी को आगे लेकर चलता हूँ। अब मैं इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो 3 तरह के कॉम्बिनेशंस मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, और तीनों में मैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं सीधे सीधे आपको रिजल्ट की तरफ लेकर चलने वाला हूँ। ठीक है ना? तो ध्यान से देखते हैं 3 जो कॉम्बिनेशंस हैं। पहला हमारा कहलाता है यहाँ पे सीरीज ग्रुपिंग। हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस को ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट हमारा है क्या, सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा आता है हमारा पैरेलल ग्रुपिंग, और थर्ड आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं। इन तीनों ग्रुपिंग को एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सीरीज वाले से। सीरीज ग्रुपिंग की हम बात कर रहे हैं। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, हमारे पास मान लो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये सेल है, और इसको हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल कैपिटल R रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये R1, ये है E1, ये है R2, ये है E2, और इसको कनेक्ट किससे किया है बेटा, कैपिटल R से। तो देखो ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हमसे जब कभी भी I की वैल्यू पूछी जाए तो याद रखना है आंसर होता है E नेट डिवाइडेड बाई R नेट। ऊपर आप EMF की क्या लिख रहे हो, नेट वैल्यू लिख रहे हो, और नीचे आप क्या कर रहे हो, R की नेट वैल्यू लिखते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो ये दोनों सेल अगर एक ही तरह की पोलरिटी में जुड़े हुए हैं तो नेट EMF इन दोनों को जोड़कर मिल जाता है। ठीक है? और रेजिस्टेंस जो है वो सबके सब हम लोग क्या मान लेते हैं, सीरीज में। आप देखो यहाँ पे माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR, यही मिलने वाला है ना अगर आप एक पूरे साइकिल में घूमोगे यहाँ पे। तो आपके पास ये जो तीनों सेल्स, तीनों जो रेजिस्टेंसेज हैं ये सीरीज में कंसीडर किए जाते हैं। और आंसर लिखते समय आप क्या कोट करते हो, यहाँ पे आप आराम से कोट कर सकते हो, हमारा जो I होगा, दिस I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 and divided by R1 plus R2 plus capital R।
क्या ऐसा लिखने में कोई समस्या है किसी को? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं बोलता हूं इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, सबके सब आइडेंटिकल होते, मीन सबका ई और आर क्या होता? सेम होता। तो क्या ऊपर में जो नंबर है E1 प्लस E2 प्लस E3, ये बढ़ते हुए En तक चला जाता अगर आप n नंबर ऑफ सेल्स दे रहे होगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n नंबर ऑफ सेल्स। हमारे सेल्स कितने हैं? n नंबर ऑफ सेल्स हमने लिए हैं। तो क्या आप न्यूमरेटर में Ne लिख सकते थे? डिनोमिनेटर में क्या ये R1 प्लस R2, ऐसे n नंबर ऑफ आर्स है ना, तो आप ऐसे nr लिख सकते थे क्या? nr प्लस कैपिटल R इन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में क्या होता? Ne होता, और हमारा आंसर मिलता। मैं इसे लिखता Ne डिवाइडेड बाई nr प्लस कैपिटल R। क्या ये भी कंफ्यूज करने वाली चीज है? नहीं है ना? अब एक लास्ट सवाल है यहाँ पे एक लास्ट फैक्ट निकल कर आता है, हमारा लास्ट पॉइंट निकल कर आता है एक्चुअल में, कि अगर हम इसी तरीके की ग्रुपिंग कर रहे हैं और इस ग्रुपिंग में कुछ सेल्स को हमने उल्टा लगा दिया, कैसे लगा दिया? रिवर्स पोलरिटी में लगा दिया। जैसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं जिससे हम आंसर तक आराम से पहुंच सके। मान लो सेल जो आपने लगाए थे ना, वो कुछ इस तरीके से थे बेटा। कितने सेल को रिवर्स पोलरिटी में लगाया? एक को। सबके सब आइडेंटिकल सेल्स हैं। मुझसे पूछा गया है कि इस केस में हमारे पास जो नेट करंट निकल कर आएगा वो कितना होगा? क्या आप निकाल कर मुझे बता सकते हो? तो इसके लिए पहले तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। बता तो आप सब सकते हो, मुझे पता है ना, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। एक्चुअल में हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा n माइनस ट्वाइस ऑफ m, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई E डिवाइडेड बाई n टाइम्स ऑफ R प्लस कैपिटल R, ठीक है ना। यहाँ पे n क्या है आपका? ये है आपका टोटल नंबर ऑफ सेल्स। बिना किसी सेग्रीगेशन के हम सारे सेल्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देन दूसरा जो पार्ट है ये है m, ये क्या है हमारा? नंबर ऑफ सेल्स इन रिवर्स पोलरिटी, इन रिवर्स पोलरिटी। जो भी रिवर्स पोलरिटी में लगे हुए हैं उनका नंबर यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब यहाँ आंसर क्यों निकल कर आता है इसके बारे में समझते हैं। हमारे पास मान लो 4 सेल अभी यहाँ पे थे, चारों सेल आपने ले लिए। एक सेल जो उल्टा लगा हुआ था उसने क्या किया? अपना पोटेंशियल तो रिवर्स कराया ही, माइनस किया ही, बाकी जो जमा संपत्ति थी हमारी 3e जो पहले से पड़ा था उसमें से भी एक को न्यूट्रलाइज कर दिया ना। तो 3e एक तरीके से पॉजिटिव था और एक आपने माइनस e डाला था। तो माइनस e वाले ने क्या किया? अपना तो नेगेटिव इफेक्ट था ही उसका, साथ ही साथ उसने एक और सेल को नलीफाई किया या नहीं किया? मींस उसने डबल यहाँ पे क्या किया? डबल प्रॉब्लम क्रिएट की। इसी कारण आप यहाँ 2m लिख रहे हो। आप इस फॉर्मूले में अब आंसर डाल के देख लो, वैल्यू डाल के देख लो, सॉरी, n की जगह 4 रखो, m की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे। m कितने हैं? कितने सेल्स रिवर्स पोलरिटी में है? एक सेल। तो आप यहाँ पे m की जगह क्या रखोगे? 1। तो 4 माइनस 2 इज 2, 2e डिवाइडेड बाई 4r प्लस कैपिटल R इज द करेक्ट आंसर। क्या टफ है ऐसा लिखना? तो हम यहाँ पे आंसर में क्या कोट कर देते बेटा? आंसर लिखना होता तो मैं लिखता यहाँ पे 4 माइनस 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई n टाइम्स ऑफ, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ r प्लस कैपिटल R, इट विल बी कंसिडर्ड एज आर करेक्ट आंसर। डन है बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें किसी जगह पर? थोड़ा आगे बढ़ा दूं मैं यहाँ से। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में बिठा कर रखेंगे। मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है जैसे आपको क्लास 12th में पढ़ाया गया होगा, है ना। एकदम आराम से मैंने उसी तरीके से आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करके दिखा दी है। मैं अब यहाँ से थोड़ा आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। आगे यहाँ से बढ़ते हैं, एक सेकेंड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग की तरफ, है ना। यहाँ से अब अगले किस पार्ट पे आते हो? हम लोग आते हैं अब यहाँ से पैरेलल ग्रुपिंग की तरफ। हम बात करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग की। क्या है बच्चों पैरेलल ग्रुपिंग? कोई आइडिया? पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे जो भी सेल हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्टेड हैं? पैरेलल में, मींस
उनका पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्या ऐसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पे भी? ये R है आपका, ये R2 है, ये E2 है, ये R1 है, ये E1 है। ठीक है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं जिसको हम लोग किरचॉफ के सेकेंड लॉ के थ्रू, फर्स्ट और सेकेंड लॉ के थ्रू हम लोग प्रूफ करके निकाल भी सकते हैं। ऐसा है कि इसे प्रूफ करके निकाला जा सकता है, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग द प्रूफ ऑफ इट। ठीक है, ध्यान से देखते हैं इसे। हम लोगों के पास अभी एक फॉर्मूला था बेटा I की वैल्यू निकालने का, दैट इज E नेट डिवाइडेड बाई R नेट। सभी लोग अभी लिखे थे ना, ऐसा अग्री भी किए थे। अब इस केस में अगर मैं E नेट लिखना चाहूं तो E नेट का फॉर्मूला हमारा होता है E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला होता है बेटा? हमारे नेट ईएमएफ का, जो हम ईएमएफ इस जगह पर कैलकुलेट करने की कोशिश में है। ठीक है क्या बेटा? अभी जस्ट मैंने आपको बोला बेटा, अब मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा के प्रूफ तो यहाँ नहीं कर सकता ना, है ना? हम लोग अभी सिंपल वे में यहाँ याद रखेंगे, आगे से क्या याद रखेंगे कि जो ई नेट निकल कर आएगा इट इज E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के बराबर होने वाला है। आगे दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे अगर R नेट के बारे में कोई मुझसे पूछे तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस को आपने क्या माना है बेटा? पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो क्या मैं सबसे पहले उस पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप सभी बताओ बच्चों। हम लोग क्या लिखते हैं? 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, वैसा ही कुछ लिखा हुआ है ना। हमने इसका रेसिप्रोकल क्यों ले लिया है? क्योंकि हम आंसर 1 बाई R का निकालते हैं ना, R चाहिए होगा तो रेसिप्रोकल लेना होगा। अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हमने इसके बाद क्या किया? इसमें ऐड कर दिया। हमारे पास यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो आपके पास E नेट आ गया, आपके पास R नेट आ गया, ये दोनों आ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो अब इससे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ एक खास बात याद रखना बच्चों, अगर दोनों की पोलरिटी सेम है तो ये जो E वाली वैल्यू है ये दोनों प्लस प्लस में आएगी। लेकिन अगर एक की भी पोलरिटी क्या हो गई? रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई। मान लो कि एक ने इस तरीके से अटैचमेंट दिखाई, दूसरे में हमारा पॉजिटिव पोलरिटी लेफ्ट हैंड साइड में है और नेगेटिव किधर है? राइट हैंड साइड में है। तो वैसे केस में हम माइनस साइन यूज करेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस में तो माइनस नहीं होता ना, तो हम रेजिस्टेंस वाले केस में माइनस नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ में उस माइनस साइन को यूज करेंगे। क्या ये बात आप ध्यान में रख सकते हो? अब देखो बेटा, इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर जो है एक छोटा सा पॉइंट जो है ना मैं और ऐड करता हूं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट एक और ऐड कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। ध्यान से देखते हैं उस छोटे से पॉइंट को। मैं यहाँ पे आपको लिखकर बताना चाहता हूं अगले पॉइंट में कि इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर सभी के सभी कैसे हैं? आइडेंटिकल सेल्स हैं, और हमने m सेल लिए हैं, m नंबर ऑफ सेल्स आपने लिए हैं, तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या आएगा? तो आप न्यूमरेटर में देखो, क्या Ne/r निकल कर आता क्या? यहां से क्या n/r निकल कर आता क्या? तो n/r तो कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, बचता क्या मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ E। तो मैं सबसे पहले लिखता I की वैल्यू अगर लिखना हो तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? सीधे सीधे E। और ऐसे भी सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है ना, और अगर सभी जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या ये आप बिल्कुल आराम से भी कह सकते हो कि हाँ सर इन सभी जगह पे क्या होना है? सिंस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना चाहिए? E के बराबर आना चाहिए। आगे की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई NR, यही लिखते हैं ना। R को जैसे ही आप ऊपर ले जाते क्या ये R/N बन जाता? तो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ये आएगा R/N प्लस कैपिटल R। इफ यू रीअरेंज इट यू विल गेट NE डिवाइडेड बाई R प्लस N टाइम्स ऑफ R। आप इन दोनों आंसर्स को एक बार कंपेयर करके देखो, पिछले वाले को और इस वाले को। पिछले वाले में N स्मॉल r था, इस वाले में क्या आया है बेटा? N कैपिटल R आया है। इसके अलावा इस पूरे एक्सप्रेशन में और कोई फर्क है क्या? नहीं है। तो ये बात हम लोग दिमाग में सेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है,
हमने एक्सप्रेशन निकाल कर देखा है, इसलिए और कुछ ज्यादा डेप्थ में जाने की नीड यहाँ पे है नहीं। अब वैल्यूज आपको दे देते, ये बोलते हैं ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये 1 ओम है, आप नेट करंट निकाल कर बताओ। क्या आपके लिए ये मुश्किल सवाल होता? नहीं, हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं, हम फॉर्मूलों में वैल्यूज को डालते हैं और अपने आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है? मैं अब आता हूं बेटा आपको लेकर नेक्स्ट पार्ट पे, जिसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या नाम देंगे हम लोग? मिक्स्ड ग्रुपिंग का। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग थोड़ा सा समझने वाला केस है बेटा, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट होगा थोड़ा बोर्ड पे प्लीज कंसंट्रेट करेंगे अभी, ठीक है ना? हम लोग लेने जा रहे हैं यहाँ पे, मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी हो गई, रेजिस्टेंस है, ये बैटरी हो गई, और ऐसे हमारे पास m नंबर ऑफ सेल्स जो है वो लगे हुए हैं। कितने सेल्स लगे हुए हैं? m नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इस तरीके से हमारे लगे हुए हैं। अब हमने क्या किया, ऐसे जो m नंबर ऑफ सेल्स वाला बहुत सारा चेन था, उन सारे चेन्स को हमने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। एक चेन लिया, एक और चेन लिया, मान लो, ओहो सॉरी, यह भी हमारा एक चेन था, चलो एक ही है, आगे कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम यहीं पे डॉटेड लाइन बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेन्स आपने क्या किए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिए। ये एक डॉटेड लाइन बना के यहां बना रहा हूं। हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारे चेन्स बना दिए, और ये चेन कितने थे बेटा? मैं लिखता हूं यहां पे, ये n नंबर ऑफ चेन है मेरे पास, ठीक है ना? और इन सबको कनेक्ट किससे कर दिया हमने? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिसको हम यहाँ पे कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमसे पूछा गया कि इस केस में हमारा जो नेट करंट होगा वो कैसे निकलेगा, क्या वैल्यू निकल कर आने वाली है। क्वेश्चन तो क्लियर है ना? हमने क्या किया, हमने m नंबर ऑफ सेल्स का एक चेन बनाया, उस चेन, वैसे चेन हमने कितने बनाए, n नंबर ऑफ चेन बनाए, और सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताना है कि इस केस में हमारा नेट करंट कितना आने वाला है, कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये जो ऊपर वाला पूरा चेन है उसको हटा के मैं m टाइम्स ऑफ E कॉमा m टाइम्स ऑफ R लिख सकता हूं क्या? me उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और mr उसका क्या है, उसका क्या है, वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। मान सकते हैं क्या? अगर ऐसा हुआ तो हमारा पैरेलल सर्किट बन जाएगा क्या, जो कि n नंबर ऑफ सेल्स का होगा? n नंबर ऑफ सेल्स का, वैसे ही सेल्स का, क्या ये पैरेलल सर्किट बन जाएगा? तो क्या अभी पैरेलल सर्किट सॉल्व करना हमने सीखा नहीं है क्या? हम उससे क्या अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं? मैं बोलता I की वैल्यू यहाँ क्या होनी है, न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा था बेटा, जो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस था एक पूरे रो का, वही लिखा था ना? यहाँ पे वो कितने के बराबर है, me के बराबर लिख दिया। डिनोमिनेटर में आते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो एक चेन में है वो कितना है, mr। एक चेन में जो बचा है वो कितना है आपके पास, ये अगर आपने me लिया है तो ये क्या था आपके पास, mr था, यही था ना? और पैरेलल में कितने जुड़े हुए हैं, ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स जुड़े हुए हैं, तो क्या मैं यहाँ पे इसे mr डिवाइडेड बाई n से रिप्रेजेंट कर सकता था? बताओ, अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हो तो क्या r बाई n लिखते हो उसे? वही काम हमने किया है क्या? और प्लस इसके साथ क्या जोड़ दिया है बेटा, एक कैपिटल R। क्या हमारा आंसर आना चाहिए? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास I की वैल्यू आएगी n टाइम्स ऑफ m इंटू ई डिवाइडेड बाई mr प्लस nr, और ये हमारा यहाँ पे I का आंसर होगा। हमसे जानते हो, इस आंसर से ज्यादा एक दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने को बोला जाता है। वो दूसरा पॉइंट क्या है पहले तो ये बताता हूं मैं। वो दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है बेटा, हमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पे I की मैक्सिमम वैल्यू मुझे कब मिलने वाली है, I की मैक्सिमम वैल्यू मुझे कब मिलने वाली है। तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन मैं आपको समझा नहीं रहा, उसके रिजल्ट को दिखा रहा हूं। ऑपरेशन क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में लिखी क्वांटिटी है ना, इसको हम कुछ ऐसा चेंज करके लिखते हैं, mr माइनस रूट अंडर nr प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर
एम आर इंटू एन आर। तो हम ऐसा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमको कोई बोलता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, आप उसको क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab लिख सकते हो। यही काम किया है। जानते हो फायदा क्या होता है? डिनोमिनेटर अगर मिनिमम होगा तो क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब हम उसकी सबसे कम वैल्यू वहां पे पुट करेंगे। यहाँ पे इस टर्म को हम जीरो कर सकते हैं ना, ये टर्म अगर जीरो हो गया तो मुझे सबसे कम वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इससे कोई भी दूसरी वैल्यू होती तो इस वैल्यू से तो बड़ी ही मिलती, हाँ या ना? तो हम इसको मिनिमाइज करने के लिए यूज में लेकर आते हैं, और हम कहते हैं कि अगर हमारा एम जो है ना ये एन के बराबर है, तो ऐसे केस में क्या होगा? मुझे यहाँ पे आई जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, आई मैक्स होगा यहाँ पे। और इससे आप क्या लिख पाते हो कि हमारा जो m बाई एन है ये क्या होगा? कैपिटल R बाई स्मॉल r के बराबर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो आपको कोई बोले कि 24 नंबर ऑफ सेल्स हमने लिए हैं, 24 सेल्स लिए हैं, उनमें से सीरीज और पैरेलल में हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, मुझे I की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों मेंशन्ड है। क्या आप बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ चेन वहां पे लगने वाले हैं और एक चेन में कितना सेल लगने वाला है? से यस और नो। फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आंसर पे आएंगे। एक इसका बहुत कॉमन यूज आप बिना जाने करते हो, आप बोलते हो ना कि अगर हम किसी सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जोड़ते हैं और वैसे केस में मैक्सिमम करंट आनी चाहिए, तो मैक्सिमम करंट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। कहते हो ऐसा? क्या यहां से ये बात क्लियर कर सकते हो? हमारा m और n वैसे केस में क्या है? 1 और 1 है। अगर हम 1 और 1 पुट करते हैं तो कैपिटल R की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? क्या स्मॉल r के बराबर हो जाती है? यहां से हम इस पॉइंट को प्रूव भी कर सकते हैं क्या? तो ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि अगर मैक्सिमम करंट आ रहा है तो वैसे केस में नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारे मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन होने वाला है। क्या यहां तक की बातें क्लियर हो गई बच्चों? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ाऊं मैं यहां से? तो ये यहाँ पे आपका ईएमएफ का पार्ट पूरा होता है बेटा। मैंने सारी बातें आपको प्रॉपरली जैसे क्लास 12th में पढ़ाते हैं, मैंने सीरियसली वैसे आपको बता दिया है। रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं, आप लोगों को दूर हो गए होंगे सारे। आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इस पे एक छोटा सा सवाल है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमें दी गई है, क्या निकालनी है हमें। सेल के बारे में बताया गया है, ये 2.1 वोल्ट का सेल है, करंट जो उससे पास हो रहा है वो 0.2 एम्पियर है, और जो वहां पे रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल उसके बारे में कुछ 10 ओम बोला गया। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लूं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन पूछना पता नहीं क्यों पूछ लिया था। पूछना चाहिए क्या? हाँ पूछना चाहिए। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इससे क्या जोड़ा? एक बैटरी जोड़ी, एक यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हमें बोला गया ये कितना है? 10 ओम है। ये कितना है मेरे पास बेटा? 2.1 वोल्ट है, और ये मुझे पता नहीं है, और करंट की वैल्यू मुझे बोली गई है 0.2 एम्पियर है। क्या इतना इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है? अब आप मुझे बताओ, इस जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0.2 इंटू 10 के बराबर होगा क्या? सेल के पास ईएमएफ कितना था? 2.1 था। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा? 0.1 का रहा होगा क्या? 0.1 का है और करंट पता है, क्या आर नहीं निकल जाएगा? चलो नहीं अगर समझ आया तो लेमैन टाइप बनाते हैं, किरचॉफ के सेकंड लॉ से सॉल्व करते हैं। पहले मैंने लिखा है इसका पोटेंशियल VA, देन लिखा मैंने I इंटू स्मॉल r माइनस साइन के साथ क्योंकि करंट का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम है, प्लस 2.1। आगे यहां आते तो क्या लिखते बेटा? माइनस ऑफ 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू VA। क्या ऐसा ही लिखते हैं आप? से यस और नो। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा यहां से? देखो 0.02 R is equal to 0.1, so R is equal to 1 divided by 2 ओम। तो एक तो आप ओरली कर सकते थे,
और दूसरा नहीं अगर क्लियर हो रहा है तो एक बार पूरे साइकिल में क्या करो बेटा, पोटेंशियल्स लिख दो, अपने आप आपके सामने आपका आंसर निकल के चला आने वाला है। टफ था सवाल, कुछ तो बोलो। नहीं हो जाता। हाँ बेटा बोलो। करंट का डायरेक्शन इसी साइड होगा, ये तो मैंने कन्वेंशन ले लिया ना, कन्वेंशन मैंने लिया है, कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको उल्टा लेने का मन है ले लो। बट आप ये सोच के देखो, एक ही बैटरी लगी है तो उसकी जो पोलैरिटी होगी, क्या वो अपनी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ करंट नहीं फ्लो करा रहा होगा? तो हम आसानी से वो देखकर भी बता सकते थे यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट में बेटा अब एक फिर से सवाल है, सवाल बहुत ही प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर सुनो और करने की कोशिश करो। रीजन ये है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। दो सेल मुझे दिया गया है, दोनों का सेम ईएमएफ है, कनेक्टेड कैसे है? सीरीज में कनेक्टेड है थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है? कैपिटल आर। मतलब मुझे यहाँ पे दो सेल ले लेने हैं, ये दो सेल हैं हमारे सामने, सीरीज में कनेक्टेड हैं, और हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ लिया है ये हमने क्या ले लिया है? कैपिटल आर ले लिया है। ठीक है, आगे की बात, सेल्स हैव इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, है ना, दोनों का ईएमएफ तो सेम था, बट इन्होंने क्या बोला, इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है? अलग अलग है, R1 एंड R2 है। When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0. पहले सेल के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 0 निकल कर आया। आपको बताना है कैपिटल आर की वैल्यू क्या है। तो ऐसे समझ नहीं आता, लॉजिकली इसे सॉल्व करने पे चले ना तो नहीं आता, बट ऐसे सवाल मैथमेटिकली बहुत प्रेम से सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई दिमाग लगाने की नीड नहीं होगी। जानते हो कैसे? मुझे ये सॉल्व करना होता तो मैं पहला काम करता कि भाई ऐसा है कि पूरे सर्किट में करंट क्या है ये निकाल कर बता दो। तो करंट कितना होता है यहाँ पे? इट इज इक्वल टू 2E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत थी? अब बताओ, अगर मैं इस सेल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं तो क्या ये E माइनस आई R1 के बराबर होगा? से यस और नो? तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता बेटा, कि हमारा जो यहाँ पे इस सेल के अक्रॉस, इस पॉइंट को A इसको B मानते हैं, मुझे अगर यहाँ पे VBA लिखना है तो दिस VBA इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू R1। क्या लिखा जा सकता था? इसकी वैल्यू मुझे लेने को कितना बोला गया है? इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां से लिखता है E इज इक्वल टू आई R1। E इज इक्वल टू आई के जगह पर क्या हम 2E मल्टीप्लाइड बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R लिखते? E से E को कैंसिल कर दिया बेटा और जस्ट रीअरेंज कर लो सभी को। R1 R2 R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1, सो कैपिटल R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। क्या ऐसा ही आंसर निकल कर आना है? जल्दी बोलो। तो मैंने कुछ किया क्या? कुछ खास किया क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन था सेल का, करंट लिख दिया उसी से। दूसरा पॉइंट क्या करना था मुझे बोला गया था कि एक सेल जो दिया हुआ है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0 है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखकर उसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। क्या आंसर अपने आप आ गया? कौन सा आ रहा है बेटा? ए चॉइस को हम लोग टिक कर देंगे। डन है? आगे बढ़ाऊं? चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहां से हम लोग अब किरचॉफ के करंट लॉ को और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को एक बार लिख लेते हैं, है ना। यूज तो अभी आप करते ही आए हो, यूज तो इतनी देर से कर ही रहे थे ना। अब क्या करते हैं, उसको भी लिख लेते हैं और वो किन मतलब लॉज पे एक्चुअली बेस्ड हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हमें बोला जाता है कि अगर हमारे पास कोई नोड दिया हुआ है, कोई जंक्शन गिवन है, ठीक है, मान लो कि ऐसा कोई एक जंक्शन दिया हुआ है, यहां पे कुछ करंट आ रहा होगा बेटा और कुछ करंट यहां से जा रहा होगा, ऐसा कह सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे I1 करंट आई है और I2 एंड I3 क्या हो गई है? यहां से निकल गई है। तो हमें बोला जाता है कि जो हमारा नोड पॉइंट है उसके ऊपर जो हमारा समेशन ऑफ आई होगा किसी भी नोड पॉइंट पे, यह हमेशा क्या होगा? 0 होगा।
मींस आप ऐसा कह सकते हो कि जितना भी करंट इन हुआ है उतना ही करंट इस केस में क्या होगा, आउट भी होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? तो आई इन इज इक्वल टू आई आउट। हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो नोड पॉइंट है वहां पे जितना करंट आया है उतना ही करंट क्या होगा, जाएगा भी। और सिंस ये एडिटिव है, आप आराम से सबको अगर ऐड करो 2 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस x एम्पियर, तो आपके पास जो नेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। दैट्स फॉर श्योर। डन है? ये किस पे बेस्ड है बेटा, कोई बताना चाहेगा? ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है? ये लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पे। ये याद रखना, ये छोटे से सवाल में आपसे पूछ सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन, यू कैन से इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? कुछ बोल ही नहीं रहे, याद रखना है, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। दूसरा है हमारे पास किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ हमें कहता है कि अगर हम लोग किसी भी सर्किट की बात करें, उस सर्किट में बहुत सारे अलग अलग, देखो इस तरीके से कंपोनेंट्स जो है ना वो अटैच्ड हैं। ये मेरे पास मान लो E1 है, ये R1 है, ये हमारे पास R1 है, ये मान लेते हैं R2 है, यहाँ पे ये E2 है, ये हमारे पास स्मॉल r1 है। इस तरीके से मुझे इस सर्किट में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन हम एक बात तो समझ ही रहे ना बेटा, कि अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं पोटेंशियल को लिखना और घूम के वापस इसी जगह पर चला आता हूं, तो क्या जो हमारा पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप जो होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0 और नॉट। शुरू किया था मान लो इस ए पॉइंट से, VA से, और अंत भी कहां कर रहे हैं, इस VA पे ही आकर कर रहे हैं। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए क्या? जहां से शुरू किया वहीं अंत कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग इस केस में अगर करंट के फ्लो को I के बराबर मान लेते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, VA माइनस IR1 प्लस E1 माइनस I कैपिटल R1 माइनस I कैपिटल R2 प्लस E2 इज इक्वल टू VA। और यहां से आप लिख सकते हो VA माइनस VA क्या होगा, क्या ये 0 हो जाएगा हमारा? तो ये दोनों लिखने की तो ऐसे नीड ये थी ही नहीं, हम सिंपली इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और बाकी क्वांटिटीज को लिख देते हैं E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R2 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी है बच्चों? है क्या कोई दिक्कत? तो हम लोग चाहें तो आराम से इस तरीके से ऐसे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट जानते हो क्या आता है? अगर हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो अब आप यहाँ से I की वैल्यू चाहो तो आराम से निकल कर मिल जानी है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, अगर ये सवाल हमसे किया जाता है तो क्या बोलोगे? बहुत ही वेल नोन लॉ है बेटा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये उसी के ऊपर बेस्ड है। एनर्जी क्यों बोल रहा हूं? पोटेंशियल है क्या? चार्ज को अगर आप पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हो तो एनर्जी ही बनता है, और ये उसी लॉ के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। आप इसे चार्ज के फ्लो से अगर देखना चाहो, आप Q से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, क्या सेम रिजल्ट आएगा आपके पास? और आप बोल पाओगे कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? तो वही चीज यहाँ पे क्लियरली हमें समझ भी आ रही है। हम यहाँ पे इसे लिख भी देते हैं, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। आगे बढ़ जाऊं बच्चों? अब कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं, ठीक है ना? छोटे छोटे से 1-2 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं जिससे हमें क्लियरिटी हो रहा है। पहला सवाल बहुत आसान है और देखो नीट में पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये सॉल्व करना चाहिए विदाउट आंसर देखे। तो एक बार सॉल्व करो, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि सवाल बहुत टफ नहीं आते, और जो आते हैं वो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो जल्दी।
आ गया आंसर? किसी का आया आंसर? क्या आया बेटा? माइनस में आया, पॉजिटिव आया? अच्छा, मैं सही जा रहा हूं क्या? ऐसा ही कुछ आया क्या? तो मैंने देखो किया क्या, स्टार्ट कहां से किया? ए से। फिर करंट का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन क्या है? सेम। तो रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में लिखेंगे, लिखा माइनस आई आर। बैटरी की पोलरिटी उल्टी, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, इसको क्या लोगे? नेगेटिव। आगे आते हैं हम लोग, वन क्या है हमारा? फिर से रेजिस्टेंस। करंट का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन सेम, इसके कारण भी पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव। पहुंच कहाँ गए बेटा? बी पे, वी बी लिख दिया उसे। कोई दिक्कत है क्या? तो स्टार्ट किया वी ए से, पहले रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप, बैटरी के कारण ड्रॉप, दूसरे रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप, और फाइनली क्या आ गया? वी बी। आंसर तक पहुंच रहे हो क्या? मुश्किल है? कौन सा चॉइस करेक्ट था बेटा? डी। डी चॉइस को हम लोग टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है बेटा, इस बार देखकर थोड़ा डर लग रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा, पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया है। एक बार अच्छे से देखो, अच्छे से एक्सप्रेशन लिखो पहले, क्योंकि अगर चॉइसेस देखने लग गए ना तो बिना मतलब कंफ्यूज हो गए, कौन सा सही कौन सा गलत। पहले आंसर लिख लो, फिर क्या करो? चॉइसेस को मैच करा लो। तो स्टार्ट करो, लिख के देखो। यहाँ पे हमें बोला गया है फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ्स लूप रूल फॉर द लूप बी सी डी ई बी। बी सी डी ई बी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लूप। मुझे इस लूप में क्या करना है? किरचॉफ्स रूल लगाकर अपने आंसर को कोट करना है। मैं रुका हुआ हूं आपके आंसर्स के लिए, बिना चॉइस देखे आप प्लीज मुझे आंसर बताने में हेल्प करो। थोड़ा आप लोग लिखने में मेरी हेल्प करोगे ना तो मुझे मजा आएगा। आप लोग कॉपी पे लिख रहे हो ना, उसको मुंह से बोलो ना, मैं यहाँ बोर्ड पे जो आप बोलोगे वही लिखूंगा। पहला टर्म क्या लिखना चाहिए? माइनस आई टू इंटू आर टू। अग्री? बहुत बढ़िया। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम। आगे बढ़ते हैं। बैटरी की पोलरिटी कैसी लगी है? रिवर्स, उल्टी है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो ना। क्या माइनस साइन लगा दूं? मैं यहां पे लिखूंगा माइनस ई टू। देन आते हैं नेक्स्ट बेटा, ये जो दूसरी बैटरी है क्या करेक्ट पोलरिटी में है? नेगेटिव से पॉजिटिव, बिल्कुल। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्लस ई थ्री। आगे आते हैं बेटा, इस बार करंट कितना है? आई थ्री। हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, अपोजिट है। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखना चाहिए? पॉजिटिव में लिखना चाहिए क्या? तो मैं लिखूंगा प्लस आई थ्री इंटू आर वन, और ये वैल्यू क्या देगा मुझे? वी बी। क्या यही एक्सप्रेशन आना चाहिए? यहाँ भी वी बी लिखना चाहिए था, मुझसे मिस हो गया है। वी बी से वी बी को क्या करेंगे? कैंसिल आउट, और आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ आई टू इंटू आर टू माइनस ऑफ ई टू प्लस ई थ्री प्लस आई थ्री इंटू आर वन, एंड द आंसर इज इक्वल टू 0। कौन सा चॉइस मैच कर रहा है? अब देख लो कौन सा कर रहा है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस कोई महत्व रखता है क्या जीरो के केस में? मैं इसी को राइट लेके चला जाऊं तो क्या अपने आप साइन चेंज हो जाने हैं? तो साइन के लिए यहां घबराने की जरूरत है क्या? जब एक साइड जीरो है तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं। यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? आई टू इंटू आर टू प्लस ई टू माइनस ई थ्री माइनस आई थ्री इंटू आर वन, और ये कहां दिया हुआ है? बी चॉइस में। दैट्स वाई वी विल सेलेक्ट दिस चॉइस बी। टफ है किरचॉफ लॉ को लिखना है यहाँ पे। इफ यू नो द साइन कन्वेंशन द थिंग्स आर वेरी इजी। आप आराम से अपने आंसर को लिख सकते हो। आगे बढ़ाऊं मैं? आगे बेटा ऐसा है कि अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट की तरफ लेकर चलता हूं। ऐसा कोई ईयर नहीं है बेटा जब इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कोई साल नहीं है ऐसा जब इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं यहाँ पे दो और चीजें ऐड भी कर रहा हूँ जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जनरली पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मतलब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं उनको भी ऐड कर रहा हूँ, वहाँ हम एमीटर और वोल्ट मीटर को डील करते हैं।
मैं एमीटर और वोल्ट मीटर को आज की क्लास में ही आपको बताने जा रहा हूं। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक बेसिकली डिवाइस है जिस डिवाइस का यूज करके आप करंट को, वोल्टेज को मेजर करते हो। ठीक है, ये बेसिकली स्केल है बेटा एक तरीके से। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक तरीके का सर्कुलर स्केल है। जब हमारे उस डिवाइस से करंट पास होता है तो करंट के इन्फ्लुएंस में आकर हमारा जो निडल उसके ऊपर लगा हुआ होता है वो निडल क्या करता है? फ्लोट करना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। क्यों करना स्टार्ट करता है? मैं इसका हल्का सा बेसिक आपको बता रहा हूं। हमारे पास एक कोर है। कोर मतलब मान लो ना कि एक कुछ मेटल का या कंडक्टिंग किसी ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया है, एक सॉलिड सा सब्सटेंस ले लिया है रेगुलर शेप का। इधर वो सिलिंड्रिकल है, ये क्या है, उसी से मिलता जुलता कुछ है। उसके ऊपर हमने क्या किया, हमने कुछ वायर्स को जो है वो बिल्कुल चारों तरफ प्रॉपर्ली रोल कर दिया है। ये मान लो सिलेंडर था, सिलेंडर पे हमने यूं वायर्स लगा दिए, ठीक है, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं तो ये जितने भी लूप्स आपने लिए हैं अभी, ये सभी लूप डाइपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि डाइपोल को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, फोर्स कपल लगेगा, फिर आगे चल के उसे क्या बोलोगे, टॉर्क। फोर्स कपल ही टॉर्क है ना। दोनों में क्या फर्क होता है? मैंने बताया है एक दिन आपको, फोर्स कपल और टॉर्क में क्या फर्क है? टॉर्क में एक्सेस होता है और फोर्स कपल में एक्सेस नहीं होता। ये हमने डिस्कस किया है। अदरवाइज फॉर्मूला निकालने का तरीका जो है वो क्या है, सेम है, इसलिए और कुछ टेंशन नहीं लेना। तो हमने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये चीज पढ़ी थी तो हमने वहां पे टाउ की वैल्यू को P क्रॉस E लिखा था। यहाँ जब हम मैग्नेटिक फील्ड में लिखते हैं तो उसी P के जगह पर हमारा यहाँ क्या आ जाता है, M आ जाता है, और E के जगह पर हमारा B आ जाता है। तो हम यहाँ पे उसे M क्रॉस B कहते हैं, ठीक है ना। M क्रॉस B अगर हम वहाँ पे इसे ओपन करें तो MB साइन थीटा लिख सकते हैं, और वहाँ से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है जो ये बताता है कि वो लूप्स जो हैं उनके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। और लूप्स के ऊपर टॉर्क लगेगा, सोच के देखो बेटा, मान लो कि एक आपके पास इतना मोटा सा सिलेंडर है और इसके ऊपर बहुत सारे लूप हैं और सब लूप उसको क्या चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं। तो अगर उसे घुमाना चाहेंगे और हमने उसे एक साइड से फिक्स कर रखा है तो क्या वो ट्विस्ट कर जाएगा? अपने आप को सोच के देखो ना, आपके दोनों पैर जो है ना नीचे यूं बांध के कहीं फंसा दिए जाएं और हाथों को यूं खड़ा करके घुमाना कोई शुरू करे तो क्या होगा? थोड़ी देर तक तो हाथ सह लेंगे, घूम लेंगे, उसके बाद आप घूमना शुरू करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। ट्विस्टिंग होनी आप में शुरू होगी या नहीं होगी? होगी, है ना। हम ऐसी ही ट्विस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी कोर जो है वो ट्विस्ट होना स्टार्ट होता है, और कोर की जो ट्विस्टिंग है ना वो हमें यहाँ पे एक निडल को अटैच करके दिखाई जाती है। जितना कोर ट्विस्ट करेगा उतना ही हमारा निडल क्या करेगा, फ्लोट करेगा, घूमेगा, एंगल उतना ही चेंज करेगा। तो इससे आप आसानी से क्या कर पाते हो, आप आसानी से ये कैलकुलेट कर पाते हो कि हमारा कितना करंट पास हुआ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कितने एंगल का चेंज वहां पे दिखाई दिया। क्लियर है? तो ये बेसिकली कैलिब्रेशन है। आप पास कराते हो करंट, लेकिन वो एंगल से आपको बताता है कि कितना करंट पास हुआ है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, फॉर्मूला मैं अगली क्लास में लिखूंगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, क्या वो आपको समझ में आ गया? क्लियर है क्या वो? बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे इसी गैल्वेनोमीटर के हेल्प से कुछ अलग अलग तरीके के डिवाइस बनाना चाहूंगा, जो डिवाइस हमें करंट मेजर करने में हेल्प करेंगे और हमें वोल्टेज मेजर करने में हेल्प करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे डिवाइस आप बनाते हो वो क्या बनाते हो? आप बनाते हो फर्स्ट जो डिवाइस है उसे हम लोग कहते हैं बेटा एमीटर। हम अगर एमीटर की बात करें तो एमीटर में होता क्या है बेटा, यहाँ पे सिंपल हम एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं और इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसे यहाँ पे आप शंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हो। आप इसे शंट कहते हो। शंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लिया और गैल्वेनोमीटर के साथ क्या किया बेटा, एक शंट लगा दिया। शंट का काम क्या है?
अब इसके काम को समझते हैं। ये एज अ होल पूरा का पूरा क्या कहला रहा है बेटा हमारा? ये एज अ होल पूरा का पूरा हमारा एमीटर कहलाता है। ये हमारा एमीटर है और हम बोल रहे हैं कि हमारा जो आर एस है ये हमारे आर जी के रेस्पेक्ट में क्या है? बहुत ही छोटा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसके पूरे वर्किंग को मैं समझाता हूँ, कैसे काम करता है और कैसे आपके सवाल आ सकते हैं इससे। ठीक है, अभी आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हमने क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर लिया, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या किया? एक शंट रेजिस्टेंस को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया? पैरेलल में। इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर है क्या? कुछ तो बोल दो। आगे आते हैं। दूसरा जो हमारे पास डिवाइस है बेटा, सेकेंड जो डिवाइस है, इसको हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसे आप क्या कहते हो? वोल्ट मीटर कहते हो। वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है? हमारे पास मान लो ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक रेजिस्टेंस अटैच किया है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस है? हाई रेजिस्टेंस। पिछली बार आपने कनेक्शन कैसा किया था? पैरेलल में। इस बार आपने कनेक्शन कैसा किया है? सीरीज में। तो इस बार का कनेक्शन आपका सीरीज कनेक्शन है। पिछली बार का जो कनेक्शन था हमारा वो कैसा था? वो हमारा पैरेलल कनेक्शन था। और पूरा का पूरा अरेंजमेंट ये क्या कहलाता है? हमारा वोल्ट मीटर के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को एज अ होल आप क्या कहोगे? इट इज बेसिकली वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर विथ शंट इन पैरेलल इज एमीटर। गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज नोन एज वोल्ट मीटर। ये दोनों क्लियर है? तो नाम हमें पता होना चाहिए, अरेंजमेंट पता होना चाहिए, डायरेक्ट सवाल आपके सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं पहले एमीटर से। एमीटर के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। एमीटर जो डिवाइस है इसका यूज किस चीज के लिए करते हो? करंट मेजरमेंट के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, करंट मेजर करने के लिए कोई भी डिवाइस कहीं पे भी जब आपको यूज करना हो तो हमेशा प्रेफरेबल सिचुएशन क्या होगा? आप उसे सीरीज में कनेक्ट करना चाहोगे या पैरेलल में कनेक्ट करना चाहोगे? बोलो। सीरीज में। रीजन ये है कि सीरीज में सर्किट में हमेशा करंट क्या होता है? सेम होता है। तो सीरीज में पूरी सर्किट में हमारा करंट सेम होता है, इसलिए हम एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना चाहेंगे। अब फायदे जो है हमारे शंट के उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर था, मैं इसके रेजिस्टेंस को यहाँ पे आर जी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। इसके साथ हमने क्या किया है बेटा? एक शंट लगाया है। शंट के रेजिस्टेंस को हम लोग आर एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज एक बार देख लोगे ना, ये छप जाएगा दिमाग में, नहीं करने की जरूरत पड़ेगी कुछ भी, इसलिए प्लीज देख लो बोर्ड पे। मान लो यहां से मैंने भेजा कितना करंट? आई करंट। अब ये आई करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा क्या? क्या यहां से आई एस और यहां से मैं आई जी करंट मान सकता हूं क्या? हम जानते हैं पैरेलल सर्किट में करंट का डिवीजन कैसा होता है? रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है क्या? जहां ज्यादा रेजिस्टेंस वहां कम करंट। तो यहाँ पे जो हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आई एस बाई आई जी, ये सिंपल वे में आर जी बाई आर एस के बराबर होगा। क्या ऐसा आप पहला पॉइंट कह सकते हो? अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर मुझे यहाँ पे आई एस लिखना हो तो क्या मैं उसे आर जी डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर एस इंटू आई लिख सकता हूँ? और अगर मुझे आई जी लिखना हो तो इसे मैं आर एस डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर जी मल्टीप्लाइड बाई आई लिख सकता था क्या? कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम। इस केस में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा है तो ज्यादा से ज्यादा करंट किससे पास कर जाएगा? क्या शंट से पास कर जाएगा? अब शंट से पास कराने से फायदे क्या क्या हो गए? पहला फायदा हो गया, जब ज्यादा से ज्यादा करंट हमारे शंट से पास हो गया तो हमारा गैल्वेनोमीटर थोड़ा सेफ हो गया ना। रेजिस्टेंस के कारण कुछ गर्म भी हो सकता था वो, हाँ या ना? अगर वो गर्म होता तो उसके डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता। आपने करंट पास कम कराया, करंट पास कम कराया तो गैल्वेनोमीटर कम गर्म हुआ, कम गर्म हुआ तो उसे खराब होने का खतरा क्या हो गया? कम हो गया। हुआ कम। आगे आते हैं, सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है, यहाँ जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो भी हमारा बहुत चेंज नहीं हुआ। आप देखो, अगर हम इस डिवाइस को किसी सर्किट में जो है सीरीज में यूज करने जा रहे हैं,
मान लो इसको आप सीरीज में इस तरीके से लगा के यूज करने जा रहे हो, ये आपका E है, ये R1 है, ये R2 है, और ये आपने एमीटर बना लिया है। तो ये अगर इस सर्किट में अपना रेजिस्टेंस इंक्लूड कर दे तो क्या सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बदल जाएगा? हाँ या ना? बदलेगा। तो जो एक्चुअल रीडिंग हमें चाहिए एमीटर के थ्रू, क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, देखो एक्चुअल रिजल्ट तो ये सही में कभी भी नहीं दे पाएगा, लेकिन हम किसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे शंट लगा के हमने इसे मिनिमाइज कैसे किया। हम यहाँ पे अगर इसके एमीटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो एमीटर का रेजिस्टेंस RS इंटू RG डिवाइडेड बाई RS प्लस RG होगा क्या? और अगर हमारा RG जो है ये RS से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्या आप न्यूमरेटर वाली जो क्वांटिटी है इसको RS इंटू RG और डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को सीधे सीधे RG लिख सकते हो? RG से RG क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी? R शंट के बराबर। तो क्या आपने मिनिमाइज कर दिया रेजिस्टेंस को? और रेजिस्टेंस अगर मिनिमाइज हो गया तो क्या सर्किट में जो हमारा इफेक्ट देखने को मिल रहा था, बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा था रेजिस्टेंस के कारण, क्या वो भी हमने रिड्यूस कर दिया? तो दो फायदे हो गए शंट के। पहला क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर को उसने सेव कर लिया। दूसरा, जिस सर्किट में आपने मेजरमेंट के लिए उसे लगाया वहां पे उसने इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम करके सर्किट के करंट को ज्यादा चेंज नहीं होने दिया, जिससे हमें करेक्ट रीडिंग मिल गई। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, अब आप जो है इसको ज्यादा बड़े करंट के लिए यूज में लेकर आ सकते हो। पहले मान लो कि सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, वो 10 एम्पियर करंट के लिए काम करता था। अब मैंने जो यहाँ पे शंट लिया ना, शंट और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस में फर्क जो है वो 1:990 का है। तो अब क्या होगा? आप 10,000 करंट भी भेजो, सॉरी 1,000 करंट भेजोगे, उसका क्या होगा? 10 एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा और 990 किससे पास हो जाएगा? शंट से पास हो जाएगा। तो अब आप उसे कितने के लिए यूज करने लग गए? 1000 के लिए। पहले सिर्फ 10 के लिए यूज हो पाता था, क्योंकि 10 जो आप भेज रहे थे वो 10 गैल्वेनोमीटर से पास होता था। अब आपने 1000 भेजा, उसमें से 10 ही गैल्वेनोमीटर से पास हुआ, 990 कहां से पास हो गया? शंट से पास हो गया। तो आप 1000 के लिए अब रीडिंग निकाल सकते हो ना वहां से? हाँ या ना? निकाल सकते हो। तो आपका जो रीडिंग लेने का जो रेंज था वो रेंज भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। तो ये तीन बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम दिमाग में बिठा सकते हैं। अब मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ सारी चीज़ों का। पहले मैं बोल रहा हूँ एमीटर का यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एमीटर में शंट हमेशा पैरेलल में लगेगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ। दूसरा, इसे सर्किट में कैसे लगाएंगे? सर्किट में हमेशा कैसे लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। और शंट का फायदा क्या है? पहला, गैल्वेनोमीटर को सेव करता है। दूसरा, सर्किट के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बदलने नहीं देता। और तीसरा, सबसे बड़ा फायदा, ये हमारे गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच होके उसके रेंज को क्या करता है? इंप्रूव कर देता है। क्या ये तीनों फायदे क्लियर हैं? कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब इसका एक लास्ट पॉइंट जो कि आपके सबसे ज्यादा काम का है, तो इसे आप नोट बना के यहाँ पे क्या कर सकते हो? इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल सकते हो, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? ध्यान से सुन लो पहले इसे। हम कभी भी जब आइडियल एमीटर वर्ड यूज करेंगे, कैसा एमीटर? आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर कैसा होना चाहिए बेटा? आइडियल एमीटर ऐसा होना चाहिए कि सर्किट में जाने के बाद वो किसी तरीके का चेंज ना दिखाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका लिखना चाहूँ तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। और आप एमीटर को हटाकर क्या वहाँ पे शॉर्ट सर्किट यूज कर सकते हो? से यस और नो? तो ऐसे केस में हम इसे क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को हटाकर बोलेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। डन है बिल्कुल? तो रेजिस्टेंस को एमीटर को यहाँ से हटाया और इसके जगह क्या किया? एक वायर लगा दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। डन है? तो आइडियल एमीटर मतलब जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। डन है? आगे बढ़ाता हूं फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। दूसरा हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वोल्ट मीटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर? ये अभी हम जान चुके हैं। इसका काम क्या होता है? इट विल यूज टू फाइंड द इंटरनल, इट विल यूज टू फाइंड द
इंटरनल वर्ड मैंने गलत बोल दिया, इट विल यूज टू फाइंड द वोल्टेज, वोल्टेज इनसाइड द सर्किट। आप किसी भी छोटे से पॉइंट, छोटे से दो किसी भी डिवाइस के अक्रॉस इसके हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कह सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे क्या है, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या किया है, एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे RH जो है ना, वो इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और वोल्ट मीटर को जब कभी भी आप सर्किट में कनेक्ट करते हो, आप हमेशा उसे सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हो। मतलब ये मान लो हमारे पास एक सर्किट था, इस सर्किट में मुझे वोल्ट मीटर का यूज करके क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। मैं कैसे करूंगा वोल्ट मीटर को कनेक्ट, मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक क्या करूंगा, वोल्ट मीटर यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा, और ये वोल्ट मीटर मुझे हमारी रीडिंग देगा। तो वोल्ट मीटर इस केस में कैसे कनेक्ट हुआ है बेटा, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। और पैरेलल में कनेक्ट करने के पीछे कोई लॉजिक होगा। हम जानते हैं पैरेलल में जब सर्किट आपके पास होता है, उनके अक्रॉस क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इस कारण से हम इसे पैरेलल में ही हमेशा कनेक्ट करते हैं। तो ये दो पॉइंट, स्ट्रक्चर वाला पॉइंट और पैरेलल में कनेक्शन वाला पॉइंट, ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई यहाँ RH लगाया क्यों, क्या फायदा हुआ इससे। तो RH लगाने का फायदा बताता हूँ। इसका अगर मैं यहाँ पे RH के वैल्यू को RG से बहुत बड़ा मानूं, तो क्या यहाँ पे R वोल्ट मीटर जो होगा, क्या इसको मैं ऑलमोस्ट RH के बराबर मान सकता हूँ, सही यस और नो, मान सकता हूँ ना। ऑलमोस्ट मान लो एक है 10,000, एक है 1 ओम 2 ओम, तो क्या होगा 10,000 वाला इफेक्टिव होगा, उसकी वैल्यू को आप ले लोगे, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, आप 10,000 प्लस 2 करोगे और उसको ऑलमोस्ट 10,000 मान लोगे, मान सकते हो। अब उसको जब मैंने इस सर्किट में लगाया तो क्या हुआ, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस, ये उससे लो रेजिस्टेंस, तो ज्यादा करंट किससे पास हो जाएगा, ज्यादा करंट क्या R1 से पास होगा, कम करंट किससे पास होगा, क्या हमारे वोल्ट मीटर से पास होगा। तो कम करंट पास होगा तो हमारे गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने का खतरा क्या हो गया, कम हो गया। क्या ये एमीटर जैसा ही हो गया पॉइंट, कि कम करंट गया तो कम खतरा हुआ हमारे गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने का। दूसरा पॉइंट, हमारे पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को ये इफेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। यहां आप देखकर बताओ बेटा, अगर मैं इस सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करूं, इन दोनों पॉइंट के R इक्विवेलेंट की बात करूं, तो R इक्विवेलेंट को यहां पे क्या मैं R1 इंटू RV डिवाइडेड बाई R1 प्लस RV लिख सकता था। और अगर RV बहुत बड़ा है तो नीचे RV और ऊपर का RV क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और आंसर क्या ऑलमोस्ट इक्वल टू R1 के बराबर आएगा, से यस और नो आएगा। क्या मींस इसने क्या सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज किया, कुछ तो बोलो, नहीं किया। थोड़ा तो करेगा, थोड़ा करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो एक्चुअल रिजल्ट तो आएगा नहीं कभी, बट फिर भी इसने हल्का फुल्का तो क्या किया, बचा लिया ना, बचा लिया। तो इसने सर्किट के रेजिस्टेंस को बदला नहीं, इसका मतलब ये प्रॉपर रीडिंग आपको देगा। और सिंस गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास हो रहा था आपका, तो आप बोलोगे ना कि रेंज भी आपने इंक्रीज कर दिया है, से यस और नो। तो जो तीनों पॉइंट्स हमारे एमीटर के लिए थे, तीनों पॉइंट्स यहाँ भी वैलिड है। यहाँ एक पॉइंट ऐड करूंगा मैं, दैट इज आइडियल वोल्ट मीटर। क्या बेटा, इसमें बेटा R1 प्लस RV क्या RV के बराबर है लगभग, तो RV RV कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हुए तो क्या ऑलमोस्ट R1 के बराबर हो गया। आगे की बात पे आते हैं, हम बात करते हैं आइडियल वोल्ट मीटर की। हमारा जो वोल्ट मीटर है आइडियल वाला, इसका रेजिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं इन्फिनिटी के बराबर है। किसके बराबर है, इन्फिनिटी। तो इसको आप ओपन सर्किट की तरह यूज करते हो। मतलब अगर मुझे यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना था और मुझे इसका आंसर निकालना था, तो मैं वोल्ट मीटर हटाता और इस सर्किट को यहाँ पे क्या मान लेता, ओपन है, और उसके बाद में अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेता। डन है ये भी बच्चों, क्या यहाँ तक सारी क्लियरिटी आ गई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल है, इस सवाल को भी कर लिया जाए। बहुत छोटा सा सवाल है, वोल्ट मीटर से ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक्चुअल में सर्किट का क्वेश्चन है बेटा, सर्किट के क्वेश्चन की तरह इसे लगाते हैं, ठीक है। हमें बोला गया है,
हमें यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे 2 वोल्ट का हमारे पास क्या है, एक सेल लगा हुआ है, इससे ये सर्किट हमारा कनेक्टेड है और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो मुझे ऊपर का भी रेजिस्टेंस अगर कोई देखने को बोले तो वो कितना दिख रहा है बेटा, 50 ओम, और नीचे का भी दिख रहा है 50 ओम। कैसे? आप यहां से देखो, दिख रहा है बट एक्चुअल में हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो यहां से अगर मान लो बेटा I1 और I2 करंट हमारा निकल रहा होगा, तो क्या इस पॉइंट पे जो आकर मिल रहा होगा बेटा, इसको मैं इस जगह पे I2 और इस जगह पे इसे I1 कह सकता हूं क्या? यहां देखो 20-30 का रेशियो है, तो करंट ऊपर जितना गया होगा और नीचे जितना गया होगा बराबर नहीं होगा, एक रेशियो रहा होगा। और वही रेशियो क्या यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, उल्टी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो क्या करंट को भी वैसे ही उल्टा करके लिख सकते हैं यहाँ पे? से यस और नो? क्या एकदम जरूरी है बेटा, एकदम जरूरी है। अगर हम यहाँ से 2 पाइप से भेज रहे हैं एक साइज की, मान लो कि एक का 1 मिलीमीटर है, दूसरे का 2 मिलीमीटर रेडियस है, तो जैसा फ्लूइड यहाँ से आप भेज रहे हो, अगर दूसरे साइड 1 और 2 का रेशियो करके उसे दूसरी जगह कनेक्ट करके बाहर निकालते हो, तो जहाँ से यहाँ से जिस तरीके से वो डिवाइड हुआ होगा वहाँ पे उसी तरीके से जाकर मिल भी रहा होगा, है ना? तो फ्लो बिल्कुल फिक्स्ड है, जो फ्लो यहाँ से डिवाइड हुआ है वही फ्लो जाके वहाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जिस रेशियो में यहाँ डिवाइड हुआ होगा, अगर वहाँ पे भी पाइप का वैसा ही रेशियो हमें दिख रहा है, तो उसी रेशियो में वहाँ पे मुझे मिलता हुआ भी दिखाई देगा। तो यहाँ से अगर हम I1 करंट ला रहे हैं तो यहाँ से I1 करंट ही जाके मिल रहा होगा, यहाँ से I2 करंट ला रहे हैं तो यहाँ से I2 करंट ही मिल रहा होगा। अब I1 यहाँ से चलेगा और I1 यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब इस वायर के थ्रू क्या I1 होके पास हुआ होगा, और यहाँ से I2 चल रहा है तो क्या इस डायरेक्शन में I2 होके पास हुआ होगा, हाँ या ना? अब मुझे बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत तरीके अब हो सकते हैं, एक सबसे आसान तरीका बताता हूं। करंट मान लो यहाँ पे मैंने 1 एम्पियर ले लिया, ऐसे करंट दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है करंट बेटा? नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कोई ऐसा एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम ऐसे अरेंजमेंट्स में अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस को देखना चाहें, इफेक्टिव करंट को देखना चाहें, तो सबसे इजी तरीका ये होता है, हम बोलेंगे ये 2:3 का रेशियो है, तो करंट भी जो होगा वो 2:3 के रेशियो में टूटेगा। अगर यहां से कुछ 2I करंट जा रहा होगा तो नीचे से कितना जाएगा बेटा? 3I करंट जाएगा। यहां से कुछ 3I करंट अगर आ रहा है तो यहां से कितना आ रहा होगा बेटा? 2I करंट आ रहा होगा। ऐसा सही लिखा है मैंने या गलत लिखा है? गलत लिखा है, ये उल्टा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? उल्टा। क्यों उल्टा होना चाहिए बेटा? क्योंकि हम पैरेलल की बात कर रहे हैं ना, तो पैरेलल की बात करोगे तो इसे क्या लेना पड़ेगा? जस्ट रिवर्स लेना पड़ेगा, जो अभी हमने यहाँ पे कंसीडर किया है उसके। मैं यहाँ बोलूंगा यहाँ से अगर 3I करंट गया है तो यहाँ से कितना होगा? 2I होगा। यहाँ से अगर हमारे पास 2I आया है तो यहाँ से कितना होगा? 3I होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अब आगे क्या करोगे? आगे क्या इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? यहाँ से 3I करंट है और ये कितना है? 20 ओम है। यहाँ से 2I करंट है और ये कितना है? 30 ओम है। क्या आप बताना जरूरी है मेरे लिए, या अब आप आंसर तक पहुंच सकते हो? आंसर पहुंच जाओगे। कौन सा आंसर होगा बेटा, ये अब आप निकाल लेना। मैं यहीं पे छोड़ूं? कैलकुलेशन है बेटा, मैं कैलकुलेशन अवॉइड कर रहा हूं, छोड़ दूं यहाँ पे। समझ में आया तरीका क्या होना चाहिए? यहाँ से करंट कितना निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा, हमें पता है। हम इन दोनों के बीच का क्या करना चाहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं। हमें बस क्या करना है? हमें बस इस करंट और इस रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है। ये दोनों हमें हमारे आंसर तक आसानी से पहुंचा देने वाले हैं। बढ़ जाऊं आगे? आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा? इक्वेशन लिखने के लिए बेटा आपके पास ये दोनों रेजिस्टेंसेज आपको पता है। वोल्ट मीटर जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वोल्ट मीटर कैसा है? आइडियल है। तो ये आप क्या करोगे? इसको ओपन कर दोगे, इसको आप बाहर निकाल लोगे। बाहर निकाल दिए, ऊपर 50 नीचे 50 हो गया। क्या करंट दोनों साइड क्या होना चाहिए? अगर हम ऐसे केस की बात करें तो बराबर। तो मैं अभी जो आपको बता रहा था यहाँ पे, ये मैं बता रहा था आपको वोल्ट मीटर अगर हमारे पास क्या है? नॉर्मल वोल्ट मीटर है तो क्या होगा?
आइडियल है तब तो कुछ करना ही नहीं था ना बेटा, आइडियल है तो कुछ करने की नीड थी क्या? ये तो आपका आंसर सीधे सीधे दिख रहा था। फिर आइडियल अगर है तो ये आपके पास 20 है, ये क्या है 30, ये क्या है आपके पास 30, ये क्या है 20। यहां से करंट कितना भेजा, मान लो कुछ हाई करंट भेजा, ये 50, सॉरी ये कितना है बेटा 20, ये है 30, ये है 30, ये क्या है 20, ये भी 50, ये भी 50, क्या मिला के 25 बना लोगे इसे? 25 बना लिया। आपके पास वोल्टेज आपने दे रखा था 2 वोल्ट का, तो 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 25, क्या यही करंट होगा? 1/25 यहां से चला जाएगा और 1/25 क्या होगा, यहां से चला आएगा। अब तो आंसर लिख लोगे, अब तो बोल दो। तो ये केस तो बहुत इजी हो गया, इस केस के बारे में तो टेंशन ही नहीं लेनी थी हमें। अगर ऐसा अरेंजमेंट कोई दिया जाए तो क्या अप्रोच लेना है, क्या वो भी समझ आया आपको? कैसे है 2:3 का रेशियो है, यहाँ पे भी क्या है 2:3 का रेशियो है, चेंज करने और आंसर तक जाना है ना? तो कोई खतरनाक, बोलो बेटा। लूप तो लगा सकते थे ना, तो लूप लगाने के लिए करंट नहीं डिवाइड करोगे तो कैसे लिखोगे? लिख पाओगे? नहीं लिखोगे ना। तो वोल्ट मीटर अगर हमारे पास मान लो ये कोई भी रेजिस्टेंस का होता, आर मेरे पास मान लो 50 ओम का होता, तो हम नहीं लिख पाते ना। आर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो नहीं सॉरी इन्फिनिटी हो गया, तो आप आराम से कर पाए। समझ रहे हो? अगर नहीं होता तो क्या अप्रोच था वो हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ूं, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना? आप अब इस सवाल को एक बार करने की कोशिश करना, मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बस लैंग्वेज एक बार क्वेश्चन का पढ़ लो। हमें बोला गया है कि हमारी रीडिंग वोल्ट मीटर्स में और एमीटर्स में क्या होगी, ये निकाल कर बताना है। दोनों सर्किट मुझे दिया हुआ है। क्या बहुत मुश्किल सवाल है? अगर ये दोनों वैल्यूज नहीं दी गई हैं तो आपको क्या करना है, ये भी आप समझ पा रहे होगे, है ना? आप आराम से सॉल्व करो, आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है। सेम क्यों होगा आपको दिख जाना चाहिए। ये कोई लॉजिक देना चाहेगा क्यों सेम होगा? ओहो नहीं बेटा, नहीं। और कोई लॉजिक देना चाहेगा? हम लोगों को यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है रेजिस्टेंस? नहीं दिया है। हम मान के चलेंगे आइडियल है। कैसा है फिर? आइडियल है। आइडियल होता तो ये ओपन सर्किट था ना, था? तो करंट कितना फ्लो करता है यहाँ से? 1 एम्पियर करता। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 10 वोल्ट का। दूसरे केस में देखो, इसको आइडियल मान लिया, तो ये रेजिस्टेंस किसी काम आया क्या? नहीं आया। अच्छा, ये आपने बोला साथ जुड़ा है तो उसका ज्यादा होगा, इसलिए मैंने किया। ठीक, कोई बात नहीं, है ना? हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को लगाया तो क्या हो गया, ये सर्किट ओपन हो गया। और ओपन हो गया तो क्या ये दोनों सर्किट सेम हो गए? और दोनों सर्किट सेम हो गए तो क्या आंसर सेम होना चाहिए? चलो, तो मैंने ही सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, जिसे कहते हैं हम लोग मीटर ब्रिज। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मीटर ब्रिज। 10 मिनट मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? हम लोग अब बात करते हैं मीटर ब्रिज की। तो मीटर ब्रिज की अगर हम बात करें, यहां पे हमारे पास बेटा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को यूज करके एक डिवाइस बनाई जाती है। और इस डिवाइस का यूज क्या करते हैं हम लोग? अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यूज में लेकर आते हैं। इसका यूज क्या करते हो? अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें जो पहला वाला विंग है, यहां पे मेरा नोन रेजिस्टेंस है। दूसरा जो विंग है, यहां पे क्या है हमारा? अननोन रेजिस्टेंस है। इस लेंथ को अभी हम लोग यहाँ पे L1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरी साइड का लेंथ अपने आप क्या हो गया बेटा? कैपिटल L माइनस L1 हो गया। क्या इतना लिखने में दिक्कत है? प्लीज बेटा यहां इन्वॉल्व हो। 10 मिनट बच्चा है, बोला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं। प्लीज देखो इसको, नहीं तो ऐसे तो फिर वेस्ट ही हो गया। मैं क्यों एक्सटेंड कर रहा हूं फिर? मैं तो 2 मिनट ऐसे ही बोर्ड पे लिख के चला जाऊं। हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस थे, एक क्या है नोन है, दूसरा क्या है अननोन है। हमने जोड़ा इसे एक मीटर ब्रिज से। मीटर ब्रिज और कुछ नहीं है बेटा, इसमें एक वायर लगा है।
जिस वायर के पास अपना कुछ रेजिस्टेंस है। अब हमने यहाँ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया। अब जो गैल्वेनोमीटर अटैच हुआ, अगर इस साइड लेफ्ट साइड का जो हमारा रेजिस्टेंस का रेशियो है वो राइट साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाए, तो क्या इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा? यही क्या हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है। हम इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल को क्या मान लेंगे? सेम मान लेंगे, और गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं देगा। इसे आप नल पॉइंट के नाम से जानोगे, ठीक है। अब यहां पे इस रेशियो को सेट कैसे करोगे? आप लिखोगे आर नोन डिवाइडेड बाई रो टाइम्स ऑफ इसकी लेंथ दैट इज L1 इज इक्वल टू आर अननोन डिवाइडेड बाई रो इंटू कैपिटल L माइनस L1। अब यहां पे वैल्यूज को पुट करके क्या हम आंसर तक ला सकते हैं? जनरली क्या होता है आपका, ये जो आप यहाँ पे कैपिटल L ले रहे हो इसकी वैल्यू होती है बेटा 100 सेंटीमीटर, या जिसको आप क्या बोलते हो 1 मीटर। एंड सिंस ये 1 मीटर होती है, आपका काम क्या हो जाता है? आसान, आपका कैलकुलेशन रिलेटिवली इजियर हो जाता है। तो इसका कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे हमें क्या करना है? लेफ्ट विंग के रेजिस्टेंस के रेशियो को राइट विंग के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर करना है, उससे हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। रो से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे? रो इज रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। जो भी ये वायर है उस वायर का हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिख रहे हैं। आगे बढ़ाऊं? आगे बढ़ते हैं बेटा, लास्ट पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। और इसी पॉइंट से आप मान लो कि इस साल भी एक सवाल आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें इससे सवाल नहीं पूछ लिए जाते। तो इस बार इसे ध्यान से देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग 3 कामों के लिए करते हैं। पहला करते हो हम लोग अननोन जो भी हमारे पास सेल है उसका ईएमएफ निकालते हैं इसकी हेल्प से। दूसरा, 2 सेल अगर मुझे दिए हुए हैं अननोन, उनके ईएमएफ का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा क्या है इसका काम? उसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हम इसे यूज में लेकर आते हैं। इन तीनों की बात करते हैं। मैं डायग्राम से तीनों यूजेस को एक साथ दिखाता हूं। हमारे पास क्या है बेटा? एक पहले तो नोन सर्किट दिया हुआ है। ऊपर जो आपको ये सर्किट दिख रहा है ना बेटा, ये सर्किट कैसा है? हमारा नोन सर्किट है। नोन सर्किट का मतलब इसका रेजिस्टेंस मान लो मुझे पता है, ये वायर है मेरे पास, इसका रेजिस्टेंस कुछ R गिवन है, इसका लेंथ मुझे कुछ L दिया हुआ है, इतना मुझे पता है। इसका EMF E0 है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसको आप रिहोस्टेट कह रहे हो, आप इसे RH से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इतनी बातें आपको पता है। अब आप क्या करते हो? आप इसमें एक दूसरा सर्किट और अटैच करते हो जो कि अननोन है। इस सेल का आपको कुछ भी पता नहीं है अभी। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर आपने अटैच कर दिया है, और गैल्वेनोमीटर अटैच करने के बाद आप क्या कर रहे हो? एक नल पॉइंट ढूंढ रहे हो, और इसके ईएमएफ को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? E1 कह रहे हैं। अब नीचे वाले सर्किट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले सर्किट की बात करूं, तो अगर मैं इस पॉइंट को A मानता हूं, इसे P मानता हूं और इसे B मानता हूं, तो क्या मैं आसानी से इस VAP की वैल्यू को निकाल सकता हूं? यहाँ पे VAP निकाल सकता हूं क्या? बताओ कैसे निकलेगा? इस सर्किट का करंट निकालोगे, करंट कितना होगा यहाँ पे? E0 डिवाइडेड बाई RH प्लस R के बराबर, यही होगा। से यस और नो। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इस करंट को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इतने दूर के रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी हमारे पास? क्या रो मल्टीप्लाइड बाई, अगर इस लेंथ को मैं L1 ले लेता हूं तो क्या ये रो इंटू L1 के बराबर होगी? से यस और नो, कुछ तो बोल दो। तो ये पहला वाला पार्ट क्या है बेटा? दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग करंट। दूसरा वाला पार्ट क्या है? ये बता रहा है मुझे रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? इस A से P तक का रेजिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यस और नो, बस इसी को यूज कर रहे हैं। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दोनों पॉइंट का है
वो अगर इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, तो क्या इस सर्किट में ये जो इधर इंटरनल सर्किट बना है, क्या इसमें किसी तरीके का करंट का फ्लो होगा? होगा क्या? यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के बराबर है, तो क्या इस सेल के अंदर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर कोई करंट फ्लो करने की टेंडेंसी आएगी? नहीं आएगी। तो एक नल पॉइंट मुझे मिलेगा। उसी नल पॉइंट को हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के नल पॉइंट के नाम से जानेंगे। देख लेंगे कि गैल्वेनोमीटर कब हमारा जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और हम अपने आंसर को कोट करेंगे। उस जगह पर क्या होगा, ये जो हमारा VAP होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? E1 के बराबर हो जाएगा। जनरली यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, हम इस I को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करके, इस I को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करके एक नाम देते हैं, और इसे हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। और K को आप क्या कहते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हो। क्या कहते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करता है बेटा? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये L1 के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे जो वैल्यू देता है, ये क्या देता है? E1 के बराबर देता है। क्या ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो रहा है? तो कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो इतना सा है इसका। अब अगर इसके जगह पर एक सेल लगाया था, एक और सेल इसको हटा के लगाते, तो क्या वहां पे KL2 इज इक्वल टू E2 आता? तो अपने आप इसका क्या दूसरा यूज यहां से समझ में आ गया। हम यहां लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होने वाला है? E1 बाई E2 जो यहाँ पे होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होने वाला है। ठीक है। अब एक थर्ड पार्ट है, इसमें 2 मिनट और लगेगा। थर्ड पार्ट सुन लो, जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन थर्ड पार्ट से आएगा। थर्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो सर्किट हमारा सेम है। जो सर्किट अभी लिया था ना यहाँ पे, ओहो, जो सर्किट अभी हमने लिया था ना, सर्किट यहां पे सेम है। बस थोड़ा सा फर्क क्या किया, नीचे जो हमारा अरेंजमेंट था, इसमें हमने एक पैरेलल में और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। ये देखो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या? कैपिटल R से यस और नो लगा हुआ है हमारा। ये E0 है, ये हमारा रिहोस्टेट है। इसको हम लोग कुछ R0 मान लेते हैं। क्या ऐसा सर्किट आपको दिखाई दे रहा है? यहां पे 2 काम करते हैं हम लोग। पहला करते हैं, स्विच को ओपन रखते हैं। स्विच को ओपन रखा तो जो सिचुएशन पहले था, क्या वही सिचुएशन है? दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं है। जो पहले अरेंजमेंट था वही का वही अरेंजमेंट ये दिखाई दे रहा है। इसको कभी कभी बोल देते हैं कि बाहर वाला रेजिस्टेंस जो है ना, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट ना बोल के क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी। बात दोनों का सेम है। तो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आता है, दैट इज E1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। नाउ जब आप स्विच को क्लोज करते हो, तो क्या ये जो नल पॉइंट पहले आपका मिल रहा था और अब जो आपका नल पॉइंट मिल रहा है, वो दोनों सेम रहेगा क्या? बोलेंगे नहीं। जानते हो क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक इंटरनल सर्किट बन जाएगा। देखो यहाँ पे, प्लीज बोर्ड पे देखो सब, यहाँ पे क्या एक इंटरनल सर्किट बन जा रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, इंटरनल सर्किट बन गया क्या? अब ये जो इंटरनल सर्किट बना, इसमें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या? आंसर है नहीं। हम बोलेंगे E1 माइनस IR1 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R0 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको आप या तो E1 माइनस IR1 लिखो, या आप इसको I इंटू R0 लिखो, दोनों में से लिख सकते हो आप। और ये वैल्यू क्या E1 से हमेशा कम होगी, और E1 से कम होगी तो इस बार का नल पॉइंट जो मिलेगा वो क्या छोटा मिलेगा। तो इस बार जो नल पॉइंट मिलेगा बेटा, उसको आप बोलोगे, I के जगह पे मैं लिख रहा हूं इसको E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R0, देन द होल इज मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? R0 से। इट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। ये हमारे पास हमारा दूसरा एक्सप्रेशन आता है बेटा। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है R1 का, इट इज इक्वल टू R0 L1 बाई L2 माइनस 1 के बराबर आता है। इससे आप क्या करते हो? आप अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। तो ये और कहीं से नहीं आया है, ये 1 और 2 को क्या करने से आया है? सॉल्व करने से आया है। क्यों L2 छोटा है, L1 बड़ा है? क्या ये क्लियरिटी है? ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे बेटा, और इसके हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए थे, अब मैं अभी तो नहीं करा पा रहा हूँ आपको। आप इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करके देखना, नहीं होता है तो मुझे बताना, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिए थे यहाँ पे, तीनों क्वेश्चंस आप चाहो तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहीं पे आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं।